नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य बहस नहीं है बहनों भाइयों, एक असाधारण बहस आज मैंने आयोजित की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, झटका लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे और आप सोचने को लिए विवश होंगे कि पिछले 4 महीनों के भीतर इस देश भर में 1,89,00,000 1.89 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। और ये जो डेटा है ये अप्रैल से लेकर सिर्फ जुलाई तक का है। अकेले जुलाई मंथ में 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। देश भर में जो रोजगार का सृजन होता है उसमें सैलरीड क्लास 21% कंट्रीब्यूशन करता है, 21%, और उसमें से वे 1,89,00,000 लोगों की नौकरी चले जाने का तात्पर्य है कि समाज में एक नई तरह की समस्या का, गरीबी का उत्पन्न होना है और इसके बड़े दूरगामी दुष्परिणाम होते हैं। और ये सिर्फ सैलरीड क्लास के साथ नहीं है। सैलरीड क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो उनको नौकरी आसानी से जाती नहीं, जमी जमाई नौकरी जल्दी जाती नहीं, और एक बार अगर बहनों भाइयों ये नौकरी चली गई जल्दी मिलती नहीं। ये जो तकरीबन 2 करोड़ लोगों के आसपास जो नौकरियां गई हैं सैलरीड क्लास की, ये बहुत सामाजिक और बड़ी चिंता का विषय है। मुझे हैरानी है कि इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। मुझे कौतूहल है इस बात पर कि इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके घर कैसे चलेंगे, उनके घरों का राशन कैसे आएगा, बिजली का बिल कैसे जमा करेंगे, उनके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, उनके घर वालों के इलाज के पैसे, दवा के पैसे कहां से आएंगे। यह बेहद चिंता का विषय है और इसके दुष्परिणाम आपको इसलिए देखने को आगे आने वाले वक्त में मिलेंगे क्योंकि अभी थोड़ी बहुत जमा पूंजी नौकरी करके लोगों ने जमा रखी है और उसी जमा पूंजी से खा रहे हैं वो। ये तो हुआ फॉर्मल सेक्टर जिसमें 1,89,00,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। और ये आकलन है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE का, देश की सबसे क्रेडिबल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तौर पर इसकी मान्यता है और उसने ये रिपोर्ट जारी की है। आज अखबारों में इसको बहुत छोटी सी जगह मिली है, टेलीविजन चैनलों पे मुझे दिखी नहीं, पर यह एक सामाजिक चिंता का विषय है, ये एक सामूहिक चिंता का विषय है, ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और हमें इस पर खुलकर बात करनी होगी। जिन लोगों की जॉब्स गई है उनको जॉब्स कैसे मिले, इसके लिए सरकारों ने पॉलिसी बनानी होगी, मार्केट ओपन करना पड़ेगा, कुछ नई पॉलिसीज लानी पड़ेगी और इस पर तत्परता से लगना पड़ेगा। भाइयों, ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। एक घर में किसी की एक की नौकरी जाने का मतलब पूरे परिवार की आर्थिक व्यवस्था का चरमरा जाना होता है, तहस नहस हो जाना होता है। आपको पता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं, जो छोटे रोजगार हैं, कुटीर उद्योग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, इनमें तकरीबन 9,12,00,000 लोगों की जॉब्स चले गए हैं। इनके काम धंधा बंद हो गए हैं, इनके रोजगार बंद हो गए हैं। इनसे कहा गया लोन लेने के लिए, लेकिन कोई लोन इसलिए नहीं ले रहा कि जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो लेकर लोन क्या करेंगे, भरेंगे कहां से। और जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है, 0 GDP पे हम खड़े हुए हैं, माइनस ग्रोथ पे चल रहे हैं हम। जो अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन के विजन के साथ बढ़ रही थी, उस अर्थव्यवस्था को भयानक भयानक झटका लगा है। और यह झटका सिर्फ डोमेस्टिक इश्यूज पे नहीं है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की गति नकारात्मक रही, 0 रही, तो इसका सीधे इंपैक्ट आपको विदेशी निवेश पर पड़ता है और इसका डायरेक्ट रिलेशन है, इकोनॉमी डाउन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डाउन। और ये मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, ये सामान्य से अर्थशास्त्र का और मार्केट का सिद्धांत है। पैसे वहीं फॉरेन इन्वेस्टर लगाता है जहां उसको प्रॉफिट मिलता है। तो जहां की अर्थव्यवस्था नकारात्मक हो, 0 पर हो, वहां कोई पैसा लगाने क्यों आएगा। आप कहीं लगाओगे? नहीं लगाओगे आप। तो इसके दुष्परिणाम बहुत भयानक है और हमें इस पर खुलकर बात करनी पड़ेगी। सरकारों को खुलकर इस पर बात करनी पड़ेगी, संवाद करना पड़ेगा, जन संवाद स्थापित करना पड़ेगा। जिनकी नौकरियां गई उनसे बात करनी पड़ेगी, जिन सेक्टर से ज्यादा नौकरियां गई हैं उन सेक्टर के एम्प्लॉयर्स से बात करनी पड़ेगी और यह सोचना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा कि इन लोगों की जो नौकरियां गई हैं ये कौन लोग हैं, इनको वापस कैसे जॉब मिले, ये समाज में क्या काम करेंगे, ये क्या घरों पर बैठे रहेंगे। अब ये तो हुआ जॉब से जाने की बात। अब इसके साइड इफेक्ट पे जरा चर्चा कर लीजिए। अगर किसी की जॉब जाती है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जॉब गई,
21% जो फॉर्मल सेक्टर है, इसमें से 1,89,00,000 लोगों की नौकरी जाना, इनफॉर्मल सेक्टर से करीब 9,12,00,000, अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा मानूं 10 करोड़ लोगों का काम धंधा बंद हो गया है। तो इसका सीधा इंपैक्ट किस पे आता है? मार्केट पे आता है। मार्केट में कैसे? डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने का मतलब, अगर आप प्रति माह 10,000 रुपए खर्च करने की आपकी कैपेसिटी थी और अब आपके पास कोई इनकम नहीं है, आपके पास सिर्फ अपनी जमा पूंजी बची है, तो आप 10,000 का सामान नहीं खरीदोगे, आप उसमें जरूरी सामान ही खरीदोगे जिससे आपका और आपके परिवार का जीवन चल सके। इसको कहते हैं डिमांड घटना। और डिमांड घट कहां रही बहनों भाइयों? मेट्रो में घट रही है, डिमांड सेमी अर्बन एरिया में घट रही है, डिमांड रूरल एरिया में घट रही है। तो अर्थव्यवस्था में अगर ये बिखराव, बदलाव नकारात्मक है, लोगों की नौकरियां गई हैं, तो इसके सीधे सीधे दुष्परिणाम हमारे समक्ष इस रूप में विद्यमान है। और ये पहली प्राइवेट रिपोर्ट आई है। सरकारी रिपोर्ट तो पता नहीं कब आएगी, नहीं आएगी, एक अलग विषय एनएसएसओ जारी करेगा या उसको रोक दिया जाएगा, अलग विषय है। पर सीएमआई की तारीफ करनी चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने एक डेटा तो रखा। और मेरा हमेशा से स्पष्ट मत रहा है, दुनिया विज्ञान से चलती है, दुनिया डेटा से चलता है, दुनिया विश्लेषकों की राय से चलता है, दुनिया एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से चलती है। तो पहला डेटा आया है, यह डेटा ही चौंका गया, झटका दे गया है। अकेले जुलाई महीने में 50 लाख जॉब्स गई, अगस्त चल ही रहा है, अभी डेटा आना बाकी है। तो ये मार्केट में हो क्या रहा है और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? क्या मनरेगा में फावड़ा कुदाल चलाना नौकरी देना है? क्या हम एमएसएमई सेक्टर में कोई नौकरियां डेवलप कर पाए? नहीं कर पाए। क्या हमने हैवी इंडस्ट्रीज में कुछ अवसर उत्पन्न कर पाए? नहीं कर पाए। क्या हमने सर्विस सेक्टर में कुछ किया? नहीं, वो तो और नकारात्मक है। तो आप पूछ रहे हो, समझना चाह रहे होंगे कि प्रगति किस क्षेत्र में हो रही है। तो एक इंडिकेटर है जहां प्रगति हो रही है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र, जहां थोड़ी प्रगति दिखी है। और क्यों दिखी है? क्योंकि मजदूर भाई लोग वापिस आ गए हैं गांव में, और सबने ये बात संकल्प कर लिया और सबको ये बात समझ में आ गई है कि आने वाला वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग का है। बाकी नौकरियां कहीं बची नहीं है, काम धंधा बचा नहीं है, जो बचा वो बहुत सीमित है। लोग जमा पूंजी खा रहे हैं इस वक्त, तो लोग अब एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं खुद को। और जो हमारे भाई लोग लौटे हैं दूसरे राज्यों से, वो कर क्या रहे हैं? अब खेती की बारी कर रहे हैं। जिसके पास खेत नहीं, वो खेतों में मजदूरी कर रहा है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा उठा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर इसको डिमांड को इसकी सप्लाई को डिमांड नहीं मिली, तो ये सेक्टर भी प्रभावित होगा और बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। सामान्य तौर पर टेलीविजन चैनल्स में इस तरह की बहसें नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि राष्ट्रीय चिंता का विषय है? क्योंकि जिनकी जॉब्स गई है उनमें से अधिकांश युवा हैं, युवाओं के सपने हैं, उनका एक विजन है, उनका जीवन के प्रति एक लक्ष्य है, उनका जीवन के प्रति एक जवाबदेही है, उनके जीवन के प्रति एक जिम्मेदारी है, उनके साथ उनका परिवार, उनके सपने, उनका कैरियर, पूरा देश, पूरा समाज, पूरा राज्य जुड़ा हुआ है। एक यूथ की नौकरी के जाने का मतलब एक सपने का मर जाना होता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, एक असामान्य है, असाधारण बात है, और हमने इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। इसीलिए आज मैंने एक बड़ी डिबेट आयोजित की है, और डिबेट मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को आमंत्रित किया हुआ है। मेरे साथ ओपी मिश्रा जी मौजूद हैं। ओपी मिश्रा जी चार्टेड अकाउंटेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, सामाजिक विज्ञान के बड़े जानकार हैं और लोगों के बीच शोध में इनका बड़ा लंबा वक्त गुजरा है, तो मैं इनका भी बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी जुड़ चुके हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ और आर्थिक मामलों में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार। और मेरे साथ दो और विद्वान जुड़े हुए हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और राहुल सिंह जी मुझे दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री और पहले की कई डिबेट्स में मेरे साथ रह चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हैं। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब अपना बहुत कीमती वक्त इस राष्ट्रीय चिंता के विषय पर निकाल कर आए। एक अनुरोध करूंगा डिबेट प्रारंभ करने से पहले कि कृपया ये संयमित, सादगी और शिष्टाचार से भरी डिबेट है, अपना अपना पक्ष रखें, अपनी अपनी बारी में बोलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और वायदा करता हूं कि आप सबको समान अवसर मिलेगा, इसलिए मुझ पर भरोसा रखें, एक दूसरे के साथ टोका टाकी ना करें, ताकि इस राष्ट्रीय चिंता के विषय पर हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाएं। तो
तो हम ओपी मिश्रा जी की तरफ रुख करते हैं। ये चार्टेड अकाउंटेंट है, ये बेहतर बता पाएंगे कि इस डेटा के क्या मायने हैं और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्परिणाम पड़ेगा। मिश्रा जी, गो अहेड। देखिए विदेश जी, जो लॉकडाउन का पीरियड है वो रियली चिंता का विषय है और सभी ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बिल्कुल असामान्य घटना है जो हम सब के सामने आया है और बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ऑलवेज नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेशेंस आल्सो। तो हम कई तरीकों से लगातार जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जैसे पटरी, जैसे लॉकडाउन में नेचुरली ये डाउन हुआ, उसको लगातार रिवाइव करने की प्रयास सरकार कर रही है और लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकडाउन पीरियड शुरू हुआ है उसमें लगातार इन परिस्थितियों में सुधार आया है। अब आपने जो आंकड़ा दिया है 1,13,00,000 की ये जो नौकरियों की, हमें नहीं लगता है कि अभी आप 10 लाख तक आप अभी 10 करोड़ तक पहुंच गए थे। ये किस स्थिति से आप जा रहे हैं विदेश जी, इसका क्या ऑथेंटिकेशन है? लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। जस्ट सेकंड, ये जो फॉर्मल सेक्टर्स के जॉब होते हैं ना, ये अलग होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स अलग होता है। इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या? छोटे रोजगार, कुटीर उद्योग, स्ट्रीट वेंडर्स, ये दो अलग डेटा है। समझ रहा हूं, जो सैलरीड क्लासेस में 1,89,00,000 लोग की नौकरी गई है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं जी, लेकिन ये जो डेटा है, ये डेटा कितना ऑथेंटिकेट है? अब ये लॉकडाउन के बाद जो अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो वापस लोग अपने काम पे लौटे हैं, मैं भी एक फर्म चलाता हूं, आप भी एक फर्म चलाते हैं, आपके यहां से कितने लोग वहां से रोजगार छोड़ के गए हैं और कितनी सैलरी डाउन है, और मेरी फर्म में कितने लोग छोड़ के गए हैं और कितनी सैलरी डाउन है, इसका एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बट मैं मानता हूं कि इसमें पूरी इंडस्ट्री में एक सैलरी कम किया गया लोगों का, कई सारी कंपनियों ने कम किया, जबकि प्रधानमंत्री ने सभी कंपनियों से अपील की कि आप अपने एम्प्लॉइज को नौकरी से न निकालें, उनकी सैलरी जैसी भी व्यवस्था हो उनको अपने साथ रखें, बुरे दिनों में अब आप साथ मुझे रखें। बताओ, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे मिश्रा जी कि जिन लोगों की जॉब्स गई है उनको वापस कैसे मिले? इसके लिए आपके पास कोई पॉलिसी है, कोई विजन है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे जब लॉकडाउन का पीरियड थी और सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें जो मुख्य रूप से एमएसएमई को पैकेज दिए गए, एमएसएमई को जो 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, उसमें करीब 22 लाख यूनिट्स को, 22 लाख यूनिट्स मैं कह रहा हूं, 22 लाख यूनिट्स को स्मॉल, जो हमारे एक्स्ट्रा इमरजेंसी जो हमारा लोन था उसके अंदर उन लोगों को जो पॉलिसी थी उसके अंदर में लोन दिया गया। एक इंटरवीनिंग क्वेश्चन, एक सवाल है मेरा जी, ये आपने कहा 20 लाख करोड़ दिया, ओके, मैंने माना, क्योंकि भारत की सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, हाँ दिया। लेकिन ये तो जुलाई तक का डेटा है, इसमें 20 लाख करोड़ कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं कोई फायदा दिख नहीं रहा है, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीएमआई की रिपोर्ट है। आप एक छोटा सा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं ब्रजेश जी, कि अभी हम जैसे पीपीई किट बना रहे हैं, आप जो अभी सबसे ज्यादा वाइब्रेंट और सबसे ज्यादा चर्चा में है, आप बताइए मार्च के पहले हम कितना पीपीई किट, कितनी वेंटिलेटर बनाते थे? आज हम इतना पीपीई किट बना रहे हैं, करीब 5 लाख के। आपको बेहतर पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, और आप पीपीई किट बता रहे हो, मुझे क्यों गुमराह कर रहे हो? आप यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, मैं आपको यू आर वेरी सिंसियर, और मैंने जब इंट्रोड्यूस किया आपको तो आपका अभिनंदन किया और बताया कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो कम से कम उसका तो लिहाज रखें। देखिए, मैं आपको यह बता रहा हूं ब्रजेश जी कि कैसे इंडस्ट्री ग्रो करती है और कैसे नई इंडस्ट्री आती है। विपरीत परिस्थितियों में भी जब नई इंडस्ट्री आई है तो वहां रोजगार सृजन हुआ है, और ऐसे बहुत सारे, और भारत सरकार की जो हमारी स्टार्टअप जूही सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसी लॉकडाउन अब आप नेक्स्ट राउंड के लिए कृपया प्रतीक्षा करें। और कितने सारी कंपनियां हैं जिनको सरकार ने रोजगार दिया है, और इसी रोजगार सृजन से ही लोगों को काम मिला इस लॉकडाउन पीरियड में। ओके, नोटेड। अब मैं जूही सिंह जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। जूही सिंह जी, जो रिपोर्ट आई है सीएमआई की, आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ी होगी, आज पूरी डिजिटल मीडिया में ये रिपोर्ट छाई हुई है, कुछ प्रिंट मीडिया में भी आई है। 1,89,00,000 लोगों की फॉर्मल सेक्टर से नौकरियां गई हैं, और तकरीबन 9,12,00,000 लोग तो जो कुटीर उद्योग या स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, ये लोग फुटपाथ पे दुकानें लगाते थे, इनके धंधे रोजगार गए हैं। ये बेहद चिंता का विषय है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये सेक्टर में लोगों को वापस नौकरी मिले, इसके लिए कोई विजन है सरकार का? कुछ देख पा रही हैं आप?
ब्रिजेश जी, आपको साधुवाद कि आज आपने इस मुद्दे पर बहस आमंत्रित की। बात केवल इसी मुद्दे पर होनी चाहिए। सभी सम्मानित लोगों से मैं कहूंगी कि महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने इस मंदी की, जो आज के दिन में हम मुद्रास्फीति जनक मंदी का फेस कर रहे हैं, स्टैगफ्लेशन फेस कर रहे हैं, इसकी हमने महत्वपूर्ण बुनियाद पहले ही रख दी थी कोविड के। 2019 में हमने डेटा देखा था, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। आज के दिन में एडीबी आईएलओ ने आज एक रिपोर्ट जारी की है सीएमआई के अलावा, जो कहती है कि 15 से 24 वर्ष के जो युवा हैं, 60 लाख युवाओं की नौकरी जाएगी, 32% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच सकता है। हमारी जीडीपी निरंतर दर गिर रही है। सरकार कहती है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। हम भी एक एमएसएमई चलाते हैं, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने बैंकों के थ्रू अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से लोन दिया, कर्ज दिया। उस कर्ज का इस्तेमाल ज्यादातर लोग किस लिए कर रहे हैं? वो अपने कर्ज के इंटरेस्ट का भुगतान कर रहे हैं। कहीं कोई इंडस्ट्री को कोई राहत नहीं है। पूरे रोजगार का जो स्वरूप उभरेगा वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सैलरीड जॉब्स जा रही हैं, और जो सैलरीड जॉब जा रही है, जैसा आपने बताया, वो वापस मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाएगी। अब जब फर्म छटनी कर रही हैं, आप देखिए स्विगी, मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, ये मिलती तो है नौकरी, जाती बड़ी मुश्किल से है और उतनी ही मुश्किल से वापस मिलती है। ये बहुत कठिनाई की विषय है एक्चुअली। और ब्रिजेश जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र समझ नहीं रहे हैं, नोटबंदी पे हमने इसकी नींव रखी, जो आज हम तबाही देख रहे हैं, नोटबंदी के समय इसकी नींव रखी गई। अब फेसलेस से इसका कंक्लूजन है, तो किसकी नौकरी रहेगी, क्या फाइलिंग होगी, एमएसएमई कैसे रिवाइव होगी, पीपीई किट कहाँ बन रही है, डिमांड तरलता बिल्कुल घट गई है अर्थव्यवस्था में। हम आत्मनिर्भर छोड़ दिए गए हैं बाजार पे। जो आपने कहा कि जरूरी है कि हम अपनी अब मॉनेटरी पॉलिसी से थोड़ा तो फिस्कल पॉलिसी पे आए, सरकारी इंटरवेंशन करें, सरकारी निवेश हो, कुछ बड़े लोगों को कुछ रियायत देकर आप पहले इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तभी तो डिमांड जनरेट होगी। मैं कहना कि 50 लाख लोग आपने बताया जुलाई में। जी मैं मनीष हिंदवी जी को आमंत्रित करता हूँ। नेक्स्ट राउंड में मैं आपके बाकी के विचार लूंगा। मनीष जी, सीएमआई की रिपोर्ट आपने निश्चित तौर पर पढ़ी होगी, आप बेहद अध्ययनशील व्यक्ति हैं। ये डेटा बहुत चौंकाता है। हो सकता है कि इससे कम भी नौकरियां गई हों, और हो सकता है कि इस डेटा से ज़्यादा लोगों की नौकरियां गई हों। लेकिन आपने हमारे दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपी मिश्रा जी की बात सुनी, वो सहमत नहीं। उनका कहना कि पीपी किट लगा दी है, एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, नौकरियाँ मिल रही हैं। ब्रिजेश जी, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन एक लाइटर साइड से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। सिद्धार्थ कलहंस जी हमसे सहमत होंगे। एक बहुत पहले फिल्म आई थी दामिनी, उसमें न्याय व्यवस्था से परेशान हीरो जो सन्नी देओल हैं, वो अदालत में कहते हैं तारीख और तारीख पे तारीख। तो अगर आज पर अगर कोई फिल्म बने तो हीरो बाजार में खड़ा होकर कहेगा लोन और लोन पे लोन। हीरो कौन होगा? ये सारे जो बीमारी का हल बताया गया, ये लोन दिया गया। अरे साहब, जो पुराना ईएमआई नहीं दे रहा है, पुराना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, वो नया लोन लेकर क्या करेगा आपका? आपको चाहिए था एसएमई, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की आप बात करते हैं, उनके वेज बिल को शेयर करना था आपको उनका इंटरेस्ट वेव ऑफ करना था। मुंह से दिखाने से अर्थव्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। अच्छी बातें करने से दिल को खुशी होती है, लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। सीएमआई का डेटा पर आप उंगली तो उठा सकते हैं, लेकिन आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। कम से कम इस काल में वो एक आंख खोलने के लिए एक डेटा तो लेकर आए। अब आपके पास दो चारे हैं, आप उसको नकार दें या उस पर गंभीरता से विचार करते हुए पॉलिसी का स्वरूप को बदल दें। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है, यहां पर नकारने की प्रवृत्ति है, झूठ को सच मानने की प्रवृत्ति है। साहब, जब कोई बात शुरू होगी आप कहेंगे एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा है। एग्रीकल्चर हम आप सब जानते हैं कि मानसून पे निर्भर करता है। मानसून अच्छा, एग्रीकल्चर अच्छा हो गया है। और अच्छा क्या हो गया? 1 से 2%, 3% ग्रोथ चली जाएगी। पिछले 6 साल का डेटा उठा के देख लीजिए एग्रीकल्चर का। और आप मनरेगा की नौकरी को देकर अपना सीना पीट रहे हैं कि मनरेगा में नौकरी दे दी, मनरेगा में नौकरी दे दी। जो नौकरियां गई हैं वो क्यों गई हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है, हल ढूंढने की जरूरत है। और कैसे हम अपने उद्योगपतियों को, और खास तौर से मझोले और छोटे उद्योगपतियों को सहारा दे पाएंगे, इस पर बात करने का समय है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं? बड़े पैमाने पर गई हैं, और चिंता का इसमें एक पहलू और ब्रिजेश जी, ये नौकरियां जो गई हैं ये तो गई ही हैं।
जिन लोगों को वापस बुलाया गया है उनके 3-3, 4-4 साल के इंक्रीमेंट वापस ले लिए गए हैं, उनको 30-30% कम सैलरी पर वापस रखा गया है। और ये हम आप सब जानते हैं कि जिसकी नौकरी जा रही हो वो किसी भी स्थिति में काम करने को तैयार हो जाएगा। तो ये समस्या ऑक्टोपस की तरह है, एक पहलू दिख रहा है कि इतने लोगों की चली गई, जो हैं वो किस कंडीशन में काम कर रहे हैं वो भी बड़ा खराब है। ऑलराइट, मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन उमाशंकर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। भाई उमाशंकर जी, धन्यवाद आपका। ये बताइए कि आज जो डेटा जारी हुए हैं, ये डेटा बड़े चौंकाते हैं कि लोगों की जॉब्स बड़े पैमाने पर जा रही हैं। आपके पास कोई सजेशन है सरकार के लिए, आपके पास कोई सुझाव है कि सरकार को क्या करना चाहिए और ऐसे हालात क्यों उत्पन्न हुए? और ब्रजेश जी, मैं क्या सलाह दूंगा भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार को। ये जिनको तो बधाई देने का दिन है, क्योंकि ये जो चाह रहे थे वो हो रहा है। ये चाह रहे थे कि लोगों की नौकरियां जाए, बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगार हो और जो उनके चंद चुनिंदा मित्र हैं उनको बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने वाले नौजवान मिल जाएं। आप देखिए ये शुरुआत इन्होंने कहां से किया है। आज नोटबंदी किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, गलत तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट किया, जिससे तमाम सारे व्यापारियों के व्यापार मर गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने आपका डिमोनेटाइजेशन हो गया, आपका ये जीएसटी हो गया, और ये जो लॉकडाउन कहते हैं हम आपदा को अवसर में बदलते हैं, इन्होंने आपदा को अवसर में बदला। इन्होंने लॉकडाउन के बाद इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न की कि लोग और बेरोजगार हुए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आईएलओ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत उन कुछ देशों में शामिल था इस महामारी से निपटने का जिनकी तैयारी बेहद कमजोर थी। 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने का खतरा भारत में उत्पन्न हो गया था, लेकिन भारत सरकार ने इससे बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता है कि भारत सरकार की मंशा थी कि भारत का युवा बेरोजगार बने? और मैं आपको बताऊं, आईसीआरए ने समस्या देख रहे हैं, ये नीतियों की विफलता है। बिल्कुल विफलता। आईसीआरए ने पहले ही कह दिया था कि भारत सरकार सतर्क हो जाओ, आपकी जीडीपी 2020-21 की 2% रहने वाली है। फिर भी सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है चौथा हथियार, युवाओं को बंधुआ बजाने का जो चौथा हथियार है वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार। 40 कंपनियों को बेचने का एक इन्होंने दीपम बनाया है। वो दीपम ने 40 कंपनियों को बेचने के लिए कैबिनेट को जो है लिस्ट भेजी और उसमें 24 को विनिवेश का परमिशन मिल गया है। तो यानी लगता है कि जिन लोगों की नौकरियां गई उमाशंकर जी, ये वापस मिल पाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सरकार के रहते हुए और इस सरकार की मंशा को देखते हुए किसी की नौकरी नहीं मिलेगी। जिसको मिलेगी वो चंद कारपोरेट के हाथ में बंधुआ मजदूर से ज्यादा नहीं होंगे। अब तसल्ली से हमारे दो एक्सपर्ट हैं मेरे साथ, राहुल सिंह और मेरे साथ सिद्धार्थ कलंस जी हैं। तो मैं सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। सिद्धार्थ जी, रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं। इतने लोगों की नौकरियां जाना ये बहुत अफसोसजनक बात है और ये एक राष्ट्रीय चिंता का विषय होना चाहिए। अब अगर आप देखें कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां गई हैं तो उसका सीधा प्रभाव या दुष्प्रभाव कह लें तो हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। हम इसको लेकर चिंतित क्यों नहीं हैं? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी 25 साल पहले जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ डेटा हुआ करता था, क्योंकि तब इतने सारे तकनीकी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद बहुत मेहनत से काम करके सीएमआई के लोग जो है वो बहुत सारे स्टडीज़ करते थे, डेटा लेके आते थे। जो डेटा जिस तरह का आज सीएमआई की रिपोर्ट आई है, आपके सौजन से ही सुबह हमने इसको पढ़ा है। इस सीएमआई के आंकड़ों पर भी अभी कुछ बातें हुई हैं। इन्हीं सीएमआई के आंकड़ों का हवाला देकर हमारे देश में सरकार चला रही पार्टी के कुछ मंत्री, कुछ सांसद संसद में भाषण भी दे चुके हैं। तब वो आंकड़े सही थे। आज कहा जा रहा है कि भाई इसका ऑथेंटिकेट कैसे किया जाए या क्या है। दूसरी एक बात, बहन जूही सिंह ने जो है आज बड़ी हमको राहत दे दी है
इन्होंने कहा है कि नोटबंदी से शुरू हुआ और कंक्लूड हो जाता है फेसलेस सिस्टम पे। आप पर एक्चुअली टैग्ड है कि आप नोटबंदी के प्रबल विरोधी हो। नहीं, तो मुझे लगा कि अगर यहीं से कंक्लूड हो जाता है तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ी राहत दी। मुझे तो लगता था कि यहीं नहीं कंक्लूड होगा, अभी आगे और पता नहीं क्या देखेंगे। अब ये CMI के आज के आई हुई रिपोर्ट पर बात कर लें। देखिए, इस रिपोर्ट की एक खास बात यह है, अनलॉक शुरू होता है, लॉकडाउन चला, उसके बाद अनलॉक शुरू होता है जून से, अनलॉक 2 शुरू होता है जुलाई से। आप रिपोर्ट में आपने जब डिबेट ओपन किया है, आपने बताया है कि 50 लाख नौकरियां अकेले जुलाई में जाती हैं। करेक्ट। रिपोर्ट का जो आप कर्व देखते हैं, तो जब हम दावा कर रहे थे कि अनलॉक शुरू हो गया है, इकनॉमी सुधरने लगी है, हमने 1 महीने में सबसे ज़्यादा नौकरियां अनलॉक 2 में खो दी। यानी कि हम बजाय संवरने के हम और धरातल में, हम और रसातल में जा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये कर्व अभी और ऊपर न जाए तो कम से कम स्टैटिक रहने वाला है, या नौकरियां जाने की रफ्तार घटने वाली नहीं है। 50 लाख अगर जुलाई में गई हैं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। जब हम अनलॉक 2 में हैं, हम बहुत सारे सेक्टर्स को खोल चुके हैं। जाहिर सी बात है कि डिमांड नहीं है, खुलते ही लोगों की जॉब्स जा रही है। जी, डिमांड नहीं है। तो अगर डिमांड नहीं है तो इंडस्ट्री जिसने अपने आप को किसी तरीके से रोक रखा है, अब उसके लिए आगे चला पाना संभव नहीं हो पा रहा है। और एग्रीकल्चर के भी आपने बात की, मनीष इंदवी जी बता देंगे एग्रीकल्चर का हमारी GDP में अब रेशियो रह कितना गया है। हम एग्रीकल्चर के भरोसे कहाँ तक जिंदा रहेंगे, कितने लोगों को हम रोजगार दे देंगे। ये एक तरीके का अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि जो लौट के आया है, जब कुछ नहीं करने को है तो हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हम अपने गांव पहुंच गए हैं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये धारणा प्रेषित कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में ये जॉब क्राइसिस और ज्यादा आने वाली है। देखिए, इसकी हैंडलिंग जिस तरीके से अब तक हुई है, आप स्वयं मानेंगे इस बात को, दुनिया के जितने भी मुल्क जो हमारे जैसे या हमसे बड़े या हमसे आसपास हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी आबादी जो इस बड़ी साइज के देश हैं, हम एक अकेले देश ऐसे बचे हैं जिसने अपने नागरिकों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र नहीं किया है। नकदी के रूप में हमने अपने देश के नागरिकों को कुछ नहीं दिया है। हमने बहुत चतुराई से इस काम से अपने आप को बरी कर लिया है। हमने पैकेज के नाम पर, जैसा अभी जूही सिंह ने कहा, मनीष इंदवी ने कहा, हमने कर्ज बांटा है, हमने किसी की सहायता नहीं की है। हमने उल्टे कर्ज बांटा है। और जूही सिंह ने कहा है कि कर्ज का इस्तेमाल लोगों ने अपनी बॉटम लाइन को दुरुस्त करने में किया है, किसी नई यूनिट को लगाने में नहीं किया, किसी को नया रोजगार देने में नहीं किया। ओके, डॉक्टर राहुल सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था की इस वक्त, मौजूदा वक्त में क्या हालत है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां क्यों जा रही हैं, और अगर जा रही हैं तो इनके फिर वापसी आने के क्या विकल्प हैं। सरकारों के पास कोई नई पॉलिसी, कोई नया विजन आप देखते हैं? इस पे 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जो ग्लोबल पैंडेमिक्स हुए हैं उसके हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा को देखें, तो जहाँ भी पैंडेमिक्स हुए हैं वहाँ पे पास्ट में भी, जैसे स्पेनिश जो फ्लू हुआ था उस टाइम में भी अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हुआ था, और उस समय भी इकोनॉमी डाउन टर्न हुए थे कई कंट्रीज़ में। दूसरी बात ये कि अभी भी सिर्फ ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात, जॉब लॉस की बात हो रही है, CMI की डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रेडिबल डेटा मानते हैं और मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिसर्च में उसको यूज़ करते हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि यह जो जॉब लॉस की जो बात हो रही है, तो बाकी देशों में भी, जैसे जापान में जो एक एजम्पशन किया गया 1.76 मिलियन, US में 30 मिलियन के करीब जॉब लॉस का एजम्पशन हुआ। तो इम्पॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जॉब लॉस पैंडेमिक्स के कारण इकोनॉमी डाउन टर्न होता है, और होता ही होता है, दिस इज वेरी नेचुरल। बट अगर आप जो भी इस तरह के पैंडेमिक्स के हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कुछ ही महीनों के बाद, जब पैंडेमिक्स खत्म होता है उसके कुछ महीनों के बाद इकोनॉमी काफी ग्रो करता है, काफी तेजी से। कुछ उसके ऑफ कोर्स कुछ उसके फ्रेमवर्क होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाई एंड लार्ज करीब सारे गवर्नमेंट्स स्टिमुलस पे फोकस करते हैं। तो मैं देखता हूं कि जो स्टिमुलस अभी रिसेंटली पुश किया गया है, आपको लगता है कि केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसीज हैं जिनसे ये जॉब लॉसेस कम हो और हम एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा पाएं? कोई ऐसी पॉलिसी है? केंद्र सरकार, जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की पॉलिसी के साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इकोनॉमी का जो साइकिल है, जब पैंडेमिक्स होते हैं तो इकोनॉमिक डाउन टर्न होते हैं,
और ये अभी नहीं, इकोनॉमिक डाउनटर्न की बात अगर हम देखें तो सरकार कोई भी हो, आप 2008 का क्राइसिस देखें, सिर्फ 3 महीनों में भारत में 6 लाख जॉब गया था। तो उस समय भी 6 लाख जॉब गए थे, बाद में मार्केट रिकवर किया था और जॉब्स आए थे मार्केट में। तो ये, और दूसरी बात मैं आपको आंसर करना चाहूंगा कि जिन लोगों का जॉब गया है उन लोगों को वापस जॉब मिलेगा कि नहीं, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि काफी लोगों को जॉब वापस मिलेगा, क्योंकि जो स्किल्स होते हैं, जो नैक होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस तरह के जॉब्स जो जाते हैं, उन जॉब्स में उसी तरह के लोगों की जरूरत होती है। तो निश्चित रूप से एक बड़े चंक को जॉब मिलेगा, मेरी जो समझ है। कोरोना और इसलिए ये पॉलिसी की जहां तक आप बात बोल रहे हैं, अभी हमारे यहाँ डेटा फ्लैट नहीं हो रहा है, अभी ग्राफ कर्व नहीं हुआ है, अभी हमारे यहाँ वो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि अभी हमारे समक्ष ये अभी विपदा विद्यमान रहने वाली है आने वाले कई महीनों तक। हम नॉर्मल अभी सिचुएशन में नहीं जा सकते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ वीकेंड लॉकडाउन रहता है। नहीं, ये बातें उठ रही थी सिंगापुर से रिसर्चर्स, एलएसी के रिसर्चर जब इस बात को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि जुलाई में समाप्त हो जाएगा, जून में समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग ये बता रहे थे कि ये पैंडेमिक बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी बेस्ड है। इंडिया में अलग टाइम पे खत्म होगा, यूएस में अलग टाइम पे खत्म होगा, इटली में अलग टाइम पे खत्म होगा। तो ये वीरेंद्र जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। पॉपुलेशन नंबर ऑफ वीरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। और मैं आपसे वीरेंद्र सिंह जी समझना चाहता हूँ, इसका एक अपना टाइम, आज जो डेटा आया है सीएमआई का, वो ये बताता है कि तकरीबन 1,89,00,000 लोगों की सैलरीड सेक्टर से नौकरियां चली गई हैं और तकरीबन 9,12,00,000 लोग वो बेरोजगार हुए हैं जो छोटे रोजगार धंधे में थे, स्ट्रीट वेंडर्स थे, छोटा मोटा धंधा करते थे। तो एक बड़ी बेरोजगारी की समस्या देश में हमारे समक्ष उपस्थित हो गई है। बिल्कुल, देखिए आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का दौर है और इस देश में जब से कोरोना आया है उसके पहले भी ये उम्मीद की जा रही थी कि इस साल हम लोग जो जीडीपी है वो 2 अंकों में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सब तरफ गिर रही है अर्थव्यवस्था। जब ठेला खोमचा, हर तरह के रोजगार, पैटर्न उद्योग, होटल, मोटर वाहन, सब पे असर पड़ रहा है और इसका कोई विकल्प नहीं है। जहाँ जहाँ पर मंदी आएगी तो स्वाभाविक नौकरियाँ जाएंगी और नौकरी जाएंगी तो लोग घरों में बैठेंगे, निराशा होगी, आत्महत्या होगी, ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, पैसे नहीं रहेंगे तो अपराध बढ़ेगा, तमाम सारे क्राइम होंगे। लेकिन इस देश के हुक्मरानों को ये सोचना होगा। ओपी मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो मानते हैं कि बहुत सारे रोजगार के नए अवसर खुले हैं। हो सकता है कि खुले हो, कुछ लोगों को मिले भी हों, लेकिन इनसे ये बताएं कि जब 6 महीने से स्कूल नहीं चल रहा है तो पूरी फीस स्कूल कैसे ले रहे हैं बच्चों से, ये इस पर क्यों नहीं बोलते हैं इनकी सरकार। बिजली का बिल पूरा दे रही है जनता, लोन की किस्त जनता पूरा भर रही है, मकान और दुकान का किराया पूरा देना पड़ रहा है, अस्पताल का बिल पूरा देना पड़ रहा है। 100 दिन में इनका महंगाई कम करने का वादा था, इनका महंगाई कम करने का वादा कहाँ चला गया। तेल की कीमतें पूरी दुनिया में जब घटी तो हिंदुस्तान में और बढ़ गई। ये पुलिस दिन भर आदमी का चालान कर रही है, मोटरसाइकिल का, कार का, वसूली अभियान चल रहा है। कहाँ राहत दे रहे हैं आप लोगों को, कैसे राहत दे रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। सिर्फ आत्मसंतोष के लिए, सरकार की नीतियों की सुरक्षा के लिए बोला जा रहा है, यह सरकार जनहित के जो काम कर रही है उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलना है। ये सबको तय करना होगा कि विकास के नाम पर नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, ये इस देश में जो 3 बेटियां पैदा हो गई और विकास नामक बेटा आज तक पैदा नहीं हुआ, वो कब आप इसको पैदा करेंगे, लोगों को राहत देंगे। मार भी दिया गया। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो सरकारें वादा करती हैं जनता से वोट मांगते समय उसको पूरा नहीं करती। विकास दुबे का तो इनकाउंटर हो गया शायद। ब्रजेश जी, वो दिन दूर नहीं है जब एक राष्ट्र एक कर की बात कही जाती थी। आज एक कहा गया कि एक भर्ती बोर्ड बनेगा, पूरे देश में एक भर्ती होगी, एक शिक्षा होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है पूरे देश में एक फीस होगी, पूरे देश में अस्पताल का बिल एक होगा। इस पे ये नहीं बोलते हैं। पूरे देश में पैदाइश कब ये रोकेंगे, ये इस पे नहीं बोलते हैं। क्यों? पता नहीं।
बड़े बड़े राष्ट्रवाद की बातें होती हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान खाना जीवन, सड़क पर चलने का संकट, रहने का संकट, पानी का संकट, इस पर ये सब जनसंख्या विस्फोट सब व्यवस्था को तोड़ रहा है। इस पर आप क्यों नहीं काम करते? बस ये खाली रोज नियम कानून लागू कर दो। आने वाले दिनों में नौकरी चाहे जितनी चली जाए, मंदी चाहे जितना चली आए, लेकिन कुछ दिनों बाद हालत ये हो जाएगा कि माथे पर अपने जीएसटी का नंबर लिखवाइए और एक बाजू पर पैन नंबर और दूसरे बाजू पर आधार नंबर गुदवाना पड़ेगा, नहीं पुलिस दिन भर डंडा मारेगी। ये दिन भी आ सकता है, क्योंकि अच्छा, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि भीख मांगना भी रोजगार है। हाँ, पकौड़ी बनाना, भीख मांगना, पंचड़ बनाना, ये पहली बार इस देश में आया है, इसको भी रोजगार माना जाए। ये कुछ दिन में कहेंगे कि सांस लेना भी रोजगार है, हवा ऑक्सीजन जो फ्री मिल रही है पेड़ से। तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हम उस देश में है जो विकासशील देश है, गरीब देश है, जिसमें जनसंख्या को कंट्रोल करके हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी मंदी से, बेरोजगारी से निपट सकते हैं, लेकिन सरकार उस पर नहीं बोलती है। जी ब्रजेश जी, एक बात एक साहित्यकार ने लिखी है कि जो बात बनाते हैं वो रोटी नहीं खिला सकते, वो खाली बातें बना सकते हैं। वाह, बहुत और जो हुनर रखते हैं वो ही अर्थव्यवस्था चला सकते हैं। ये तो बहुत ये अच्छी चीजें जो हैं जी किसी एक पर लागू नहीं होती। अब समस्या ये है ब्रजेश जी, अब हम कुछ कहेंगे तो लोग कहते हैं रोज तुम महिलाओं को लेकर कहते हो। हाँ, तो क्यों ऐसी बात करते हो कि लोग कहें? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी और जो घर की जो महिलाएं होती है उनमें एक समानता है। पत्नी में और बीजेपी में एक समानता ये है कि पत्नी कहती है पति से, हमेशा पत्नी चाहती है कि पति उसका उस पर मरे, और जब मरता है पति उस पर तो कहती है कहीं और जाके मरो, और जब कहीं और जाके मरता है पति तो बोलती है कि कहाँ मर गए। तो ये बीजेपी है। ये कहेंगे हमारे साथ आओ, हम देंगे कुछ नहीं, भूखो रहो, भजन करो, तमाम सारी चीजें हैं। जी, तो कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। लेकिन मैं लाइटर मोड में लीजिए आप वीरेंद्र जी, ऐसे चुटकुले सुनाते रहते हैं। जी नहीं, सरकारें ईमानदारी से कोशिश करती हैं, कोशिश करें भी जी, लेकिन जितना लोड है, ये लोड आसान नहीं है। किसी का पेट भर पाना और किसी एक तरफ क्राइम कंट्रोल करना, एक तरफ मकान बनवाना, एक तरफ रोजगार पैदा करना, फैक्ट्रियां चलाना, अस्पताल खोलना, तमाम सारी चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भीड़ बहुत है। जी अब सपने दिखाए जाते हैं और बाद में लोग निराश हो जाते हैं। जी 4 लाइनें कहूँगा, अंदाज़ा लगाइएगा, क्योंकि सरकार 6 साल से बहुमत की सरकार है मोदी जी की, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। नहीं, उमा शंकर काफी देर से व्याकुल नहीं 4 लाइन के लिए, शुरू करिए। तू मंदी मंदी चिल्लाती है, मैं चांद पे पैर जमाता हूँ, और तू बिन सीट बेल्ट की गाड़ी है, मैं झट से चालान थमाता हूँ, और तू बेड़ा गर्क थी तेरा की, मैं सर पर दौड़ के जाऊँगा, और तू 70 सालों में ना पहुँची, मैं 2022 में चांद पे नजर आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, छोटा सा ब्रेक के फौरन उस पार ओपी मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तमाम सवाल हुए हैं प्रथम चरण में, उनका एक एक करके जवाब देंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। सीएमआई का जो डेटा आया वो बेहद चौंकाने वाला है। देश भर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है, और जो डेटा बताता है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक 1 करोड़ 89 लाख सैलरीड लोगों की नौकरियां चली गई हैं।
ये बेहद चिंता का विषय है। क्या इन लोगों को वापस नौकरियां मिलेंगी? देश की अर्थव्यवस्था क्या बेहतर होगी? क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा? तो क्या कारपोरेट और बिजनेस सेक्टर पर जो अचानक से बड़ा लोड आ गया, फाइनेंशियल लोड्स आ गए हैं, इनको हम कैसे ठीक करेंगे? सरकार के पास इसके लिए क्या नीतियां हैं? लोगों के काम धंधे छिन गए हैं, क्या लोन बांट देने भर से वो रोजगार वापस लौट आएगा? क्या चीज़ें पटरी पर लौट आएंगी? क्योंकि जिस प्रकार की ये महामारी है और जिस प्रकार की ये विपदा है, सरकारों को कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ आना चाहिए, कुछ ऐसे फैसलों के साथ आना चाहिए कि जिससे हम एक क्रांतिकारी तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करें और लोगों की गई हुई नौकरियां उन्हें वापस दें। हम सब एक समाज का हिस्सा हैं और ये सिर्फ मेरी, आपकी या उत्तर प्रदेश या किसी राज्य की चिंता नहीं है, ये एक सामूहिक चिंतन का विषय है, ये राष्ट्रहित का विषय है, ये समाज हित का विषय है, ये हमारे आपके हित का विषय है और इस विषय पर हमने सबने आपने बात करनी होगी। तो डिबेट के प्रथम चरण में कई मुद्दे उठे हैं। ओपी मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हूं, एक एक करके उन सभी मसलों का जवाब देंगे। मिश्रा जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, जो ये कहा गया अभी इस डिबेट में कि जो लोन आया वो बैंकों के, तो लोन हमेशा जो मार्केट में पैसा इन्फ्यूज होता है, ये सब पता होना चाहिए कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पैसा मार्केट में इन्फ्यूज होता है और जब वो पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू आता है वो लोन के रूप में आता है। सरकार ने उस लोन के जो ईएमआई पेमेंट थे उसको डेफर्ड किया, जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था आगे किया, बढ़ाया कि आप इसको बाद में दे सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमी रिवाइव होने का जो एक अभी जो इंडिकेटर्स है, हम देखेंगे कि फरवरी में जो जीएसटी का कलेक्शन था वो करीब 1,05,000 करोड़ था, मार्च में वो करीब 97,000 करोड़ था, वो अप्रैल में 32,000 रहा, मई में 62,000 रहा, जून में 90 और जुलाई में 87। आप देखेंगे जितनी हम जीएसटी कलेक्शन पहले करते थे, अब हम उतनी जीएसटी कलेक्शन अब जून जुलाई में बिल्कुल उसके बराबर तक आ गए हैं, 90% तक आ गए हैं। तो जब जीएसटी कलेक्शन हो रहा है यानी कि पीछे काम हो रहा है, यानी कि वो रोजगार सृजन हो रहा है। जो ये निश्चित था कि पीछे वो तकलीफ हुई है कि सैलरी कम किया गया, कुछ नौकरियां भी गई हैं, लेकिन उन सब के रिवाइवल की प्रक्रिया चालू है, जिसका इंडिकेटर हमारे जीडीपी और हमारा जो आपने जीएसटी कलेक्शन बताया है भाई साहब, ये बेसिकली मार्च तक का लोगों ने जमा किया है। अभी आपका अप्रैल मई जून की जब आएगी ना, तब जीएसटी तब देखिएगा क्या लगेगी जो क्वार्टरली जीएसटी जमा होती है। मैं आपको मैं बता रहा हूं, जून का 90,000 करोड़ है, जो जुलाई का 27,000 करोड़ है, अप्रैल में तो मात्र 32,000 करोड़ है। ये सारे डेटा आए हैं और ये सारे डेटा हमने नहीं बनाए हैं, ये बिल्कुल कलेक्शन हुआ है। और आगे देखेंगे ये जो जीएसटी का कलेक्शन है ये आगे बढ़ेगा और सरकार ने जो एमएसएमई को पैकेज दिया है, एसएमई को जिस तरह से बढ़ाया है, एसएमई को जिस तरह से कैटेगराइज किया है और जिस तरह से, मैं हैरान हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जीएसटी में पैसे आ रहे हैं तो इट मींस लोगों की जॉब्स नहीं गई हैं। ये कैसा तर्क है भाई साहब? यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे ब्रजेश जी, आप चीजों को समझिए। आप जीएसटी कलेक्शन कैसे होगा जब आप काम नहीं करेंगे, जीएसटी बिल नहीं बनाएंगे, तो आप जीएसटी कैसे देंगे? तो पीछे अगर काम नहीं होगा, जैसे अप्रैल में काम नहीं हुआ, मई में काम नहीं हुआ, जीएसटी कलेक्शन कम रहा। मैं तो कह रहा हूं आपको, अप्रैल में 32,000 आए, मई में आपको 62,000 आए। तो ये दिस इज अ इंडिकेटर। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि दिस इज अ इंडिकेटर, आप माने या ना माने। क्या आप इस बात को कहना चाहते हैं कि किसी की नौकरी नहीं गई, कोई संकट नहीं है, अर्थव्यवस्था ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। निश्चित रूप से जैसा हमारे राहुल जी ने कहा कि एक पूरे विश्व की परिस्थिति है जहां हमारे राहुल जी मतलब हर जगह होता है। देखिए सभी हमारे हैं, आप भी हमारे हैं, सभी लोग हमारे हैं, हम कोई अलग नहीं है यहाँ से, इस देश की अर्थव्यवस्था से अलग नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि जैसे पैंडेमिक सिचुएशन होता है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, नौकरियों पर संकट आता है, लेकिन जैसे जैसे वो इकोनॉमी रिवाइव होती है और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं हम उनको रिवाइव भी करते हैं। अब मैं आपके साथी प्रवक्ता जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। जूही जी, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए ओपी मिश्रा जी ने। पहला उन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, अर्थव्यवस्था में संकट है, बट आने वाले वक्त में हम ये ठीक कर लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जीएसटी का कलेक्शन है, इसको अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसका मतलब लोगों की जॉब्स नहीं गई हैं।
इस तर्क से सहमत हो सकते हैं क्या? ब्रिजेश जी, अब शुतुरमुर्ग की तरह अगर हमें रेत में सर दबाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। पहली बात तो राहुल जी को मैं समझा दूं कि ये जो मंदी आई है और जो भयानक मंदी का आप सामना करेंगे और बेरोजगारी का सामना आगे आगे चल के करेंगे, वो पैंडेमिक के कारण नहीं है, उसकी नींव बहुत पहले रह चुके हैं। ना ओपी मिश्रा जी गलत बात है। ओपी मिश्रा जी प्लीज, ओपी मिश्रा जी प्लीज, ओपी मिश्रा जी प्लीज, ओपी मिश्रा जी नो। देखिए एक दूसरे में इंटरवेंशन नहीं करें, कृपया कृपया ना करें। हाँ बोले आप जूही जी। और दूसरी बात ये कि ओपी मिश्रा जी कुछ आर्थिक जरूर समझ रखते होंगे, तो ये सोच सकते हैं कि एक वी कर्व रिकवरी होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जीएसटी कलेक्शन से आप विकास दर को कैसे रिलेट करेंगे? आपकी विकास दर इस पूरे वर्ष नकारात्मक रहने वाली है। आपकी खुदरा महंगाई बढ़ रही है, आपको भी पता होगा, खाद्यान्न के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही आपकी सर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी। आप कह रहे हैं कि रोजगार का सृजन हो रहा है। रोजगार जिस महकमे में मिल रहा है वो है मनरेगा, दिहाड़ी रोजगार, और साथ ही ओपी मिश्रा जी मैंने निवेदन किया था कि अपनी अपनी बारे में बोले। मिल रहा है रोजगार का, डिबेट में एक दूसरे के साथ किसी स्किल की कोई जगह नहीं है। संयम बरतें, संयम बरतें। जूही जी बोलिए, आप कंटिन्यू। मिश्रा जी बोल रहे हैं ब्रिजेश जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि रोजगार का स्वरूप ही बदल गया है। और मनरेगा का अगर हम आकलन करें तो मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो एक्चुअली हम थोड़े समय के लिए लोगों को सुरक्षा देते थे, लोगों को रोजगार उसकी तहत मिल रहा है। कृषि की बात हम नहीं करें, कृषि में कितना मुनाफा हो रहा है और सरकार कृषि को कितना सपोर्ट कर रही है, वो तो जो 3 अध्यादेश वो लाए हैं कृषि से संबंधित, उसी से पता लग सकता है। तो बेरोजगारी बढ़ेगी, विकास दर गिर रही है, इस पर सरकार को खुद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा डालना पड़ेगा इकोनॉमी में। 20 लाख करोड़ का पैकेज कुछ नहीं है, आपने लोन के तहत लोन दिया है, सस्ता भी नहीं किया है। ओके, उमा शंकर पांडे, ऑलराइट, उमा शंकर पांडे, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ बेहतर स्थितियां होंगी या अभी सिचुएशन और खराब होगी? अभी देखिए जो जुलाई का डेटा आया है, सिद्धार्थ कलन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि सिचुएशन ठीक होनी चाहिए अनलॉक 2 में, तो वहां 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई। ब्रिजेश जी देखिए, मोदी जी हैं तो नामुमकिन है, बहुत सीधी और सरल बात, क्योंकि मोदी जी की मंशा रोजगार क्रिएट करने की नहीं है, रोजगार के नाम पर नए नए परिभाषा गढ़ने की मंशा उनकी हमेशा से रही है। आप सोचिए, वो कहते थे वो ऑटोमोबाइल्स आए, उसमें एक ड्राइवर एक क्लीनर, तो एक क्लीनर का रोजगार बढ़ गया, नाली गैस ऐसे बना, मैं तो अचंभित। अगर इस मानसिकता के साथ कुछ करना है तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। अच्छा, भाजपा में रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है, ये मैं बधाई देना चाहूंगा ओपी मिश्रा। एक सॉन्ग आया था कोलाबेरी डी, तो बहुत चला, तो इन्होंने वो कोलाबेरी डी से प्रभावित होके जीपीएल-डी लॉन्च कर दिया, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया और मैं उसी पे रहना चाहता हूं। जीपीएल-डी मतलब जी फॉर जीएसटी, गलत, बिल्कुल टोटली रॉन्ग तरीके से लागू किया। अरे सुन लीजिए, अरे घबराइए नहीं, हमने कहा ना आप गलत तरीके से इंप्लीमेंट किए, तो गलत तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट किया और पीफा प्राइवेटाइजेशन, जिस तरीके से आप सारी सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये आपका दूसरा हथियार है युवाओं को और रोजगार को मारने का। और तीसरा एल फॉर लॉकडाउन में आपने तमाम चीजों को इस कदर निजीकरण लाके कर दिया कि लोगों को हवा तक नहीं लगी, भनक तक नहीं लगी। कैसे आपने कंपनियों को बेचा, कैसे आपने एयर इंडिया को बेच दिया, कैसे आपने बीपीसीएल को बेच दिया, कैसे आपने दोनों की आवाज बंद कर दीजिए अगर ये नहीं माने तो। ओके, मनीष सिंधवी जी, देखिए मैंने आप सबसे निवेदन किया था शिष्टाचार, सदाचार, संयम के साथ डिबेट करें। अफसोस की बात है कि आप लोगों का स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं है। भाई मनीष जी, आने वाला वक्त कैसा होने जा रहा है और क्या आपको लगता है कि ये जॉब जो गई है वापस आएंगी नहीं आएंगी? उमा शंकर जी प्लीज, आपकी आवाज बंद है। उमा शंकर जी प्लीज। ओके, यस मनीष जी, गो अहेड। ब्रिजेश जी, आने वाला वक्त मुश्किल है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। आपने अभी जब इस ब्रेक के बाद डिबेट शुरू की तो एक शब्द का इस्तेमाल किया, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का। हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कब करते हैं? जब हम ये मान लेते हैं कि समस्या है। ये सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं कि समस्या है। तो जब ये मान रही है कि हम ही सही है, जो हम कर रहे हैं सही है, तो जब ये सब सही कर रहे हैं तो भाई हम लोग चिल्लाते रहे कि गलत हो रहा है।
हम लोग चिल्लाते रहे कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 के इलेक्शन के पहले एनएसओ के एक अधिकारी ने इस्तीफा दिया इस बात को लेकर कि उसको डेटा रिलीज नहीं करने दे रहे थे, और यह बात सारे मीडिया में थी। मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूं। तो ये अपने ही डेटा को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के बाद जब वो डेटा आया तो हमने देखा कि बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम पर थी। ठीक बात। सवाल इस बात का है जो जूही जी कह रही थी कि हम अब रेगिस्तान में सर अपना डाल ले, शुतुरमुर्ग डाल ले, छुपा ले, माने ही ना समस्या है। तो हालात इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि हम समस्या को स्वीकार नहीं कर पा रहे। डॉक्टर राहुल सिंह, क्या आपको लगता है कि सरकार कि हम बाजार समस्या में का सामना नहीं करना चाहती, डिनायल मोड में है, जैसा कि अन्य मुद्दों पर रहती है, इस पर भी डिनायल मोड है? और मैं तो कहता हूं मत मानो सीएमआई का डाटा। आपको धन्यवाद कि आप मानते हो, आपने कहा आप रिसर्च में इस्तेमाल करते हो, बट सरकार अपना एनएसएसओ का डाटा जारी कर दे, बता दे क्या हुआ है अप्रैल से लेकर जुलाई तक। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जूही सिंह जी के उस स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जिसपे उन्होंने कहा कि ये आर्थिक मंदी है, ये कोविड का और लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जॉब लॉस की जो प्रोजेक्शंस थे कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने कोविड के कॉन्टेक्स्ट में किया था, इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली, और यहाँ पे हम लोग जॉब लॉस जो हुआ है उस पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पे जुटे हैं। तो निश्चित रूप से यह जॉब लॉस एक टेम्परेरी इफेक्ट है। मैं फिर अपने स्टेटमेंट को साइट करना चाहूँगा। ये जॉब लॉस टेम्परेरी है, कुछ पॉलिसीज कंट्रीब्यूट करते हैं, बट मेजर चंक 99% जो रोल है वो कोविड का है। एनएसएसओ की रिपोर्ट क्या गलत हुआ था? राहुल जी आप कृपया सब्र करें। एनएसएसओ की रिपोर्ट क्या? मैं निवेदन करूंगा, कृपया प्लीज उमाशंकर जी, जो लोकसभा चुनाव के उमाशंकर जी प्लीज, उमाशंकर जी प्लीज, क्या वो that was a fake report? Cool down. Are you saying that report was a fake report? All right, noted. Please. was a fake agency? Are you saying All right, that? just okay. क्या आप ये कह रहे हैं? आप राहुल को बोलने दें। फर्जी रिकॉर्ड, आप राहुल को बोलने दें प्लीज। एक सर्वे करती है, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी फिर आपको बुरा लगेगा। What I'm trying to tell is that there has been a lot of international agencies which have cited that there will be NSSO is a government agency. and This is not a private agency. This is a government भाई साहब agency. हिंदी चैनल है। हेलो, आप जानते हैं वो हिंदी चैनल है, हिंदी चैनल है। जिसको अभी मनीष जी कह रहे थे, अरे आप हिंदी उसको चैनल है, fake बता रहे हैं। हिंदी चैनल, आप हम लोग हिंदी चैनल NSSO है। को एक fake agency बता रहे हैं। ब्रजेश, मैं इनको इसलिए मैं इंग्लिश में जवाब दे रहा था कि ये इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन का बेसिक एटिकेट है कि अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी में ही देते हैं। भैया जैसे चाहा तो मैं वैसे आगे बतिया, मैं लेकिन इसमें बोलना मुद्दा तो चाहूंगा वह कि रह ये जाएगा। जो पॉलिसी, अरे भैया मुद्दा तो रह जाए ना, मुद्दा थोड़ा ही बदल जाए। उमाशंकर आज क्या हो गया? स्टिमुलस निश्चित रूप से काम करते हैं इंडिया में, देखिए, बाकी उमाशंकर देशों में जी भी काम परेशान कर रहे इसलिए हैं। हैं और आप देखिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट आपने- इशू सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप सब लोग तो समझ रहे हैं। सडन अनएम्प्लॉयमेंट और सिद्धार्थ कलहंस को ये कराया है। सबकी आवाज बंद करो, बंद करो सबकी आवाज। भाई सिद्धार्थ कलहंस जी, आप मुझे बताओ, ये गई हुई नौकरियां कैसे लौटे? किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है? सरकार को पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या करना चाहिए? सरकार के समक्ष क्या विजन हो? यस, गो अहेड प्लीज। जो सरकार इस कदर डिनायल सबकी मोड में आवाज है खोल कि दी जाए। नहीं, बोलिए आप। सरकार जब इस कदर डिनायल मोड में है कि वो मान ही नहीं रही कि नौकरियां उस कदर जा रही हैं, तो नौकरियां वापस दिलाने के प्रयास करने की बात, इनसे उम्मीद करना, ये भी अपने आप में एक वो है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने फार्मूला खोज लिया, नहीं, झगड़ोगे ये तो मैं आवाज म्यूट कर दूंगा जी झगड़ा महामारी, ही खत्म। ब्रजेश जी महामारी के चलते बटन रखता हूं अपने पास, जो झगड़ा करे जी। उसकी आवाज म्यूट कर। महामारी बिल्कुल ठीक। अरे पीछे दिनों एक घटना हो गई भाई, अब मैं उसके बाद बहुत चौकन्ना रहता हूँ। ब्रजेश जी दो विद्वान लोगों ने ये कहा है कि महामारी के चलते अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है। अभी इस दौरान जब आपने ब्रेक लिया तो मेरे पास जो है एक वो पुराना वो आ गया। हम लोग पिछले साल 20 तारीख को मंदी पर ही चर्चा कर रहे थे इसी चैनल में। पिछले साल 20 तारीख को हम चर्चा कर रहे थे और उसके बाद हम लोग 1 अक्टूबर को भी चर्चा कर रहे थे। यानी मंदी महामारी की देन नहीं है, मंदी तो हम पहले से झेल रहे हैं। क्या सितंबर का जो क्वार्टर था पिछले साल वहां नहीं था? सितंबर के क्वार्टर में जब हम 1 अक्टूबर को बैठे हुए थे, मनीष हिंदवी भी यहीं बैठे हुए थे। ठीक कह रहे हैं। तो क्या ये महामारी ने उसमें और ज्यादा परेशानी? महामारी ने कोढ़ में खाज का काम किया है। मंदी इस देश में पहले से थी। आप अगर याद करें
पिछली बार डिबेट में आपने बहुत बहुत तैयारी के साथ आपने बताया था कि किस कदर हमारी जीडीपी गिर रही है, आपने ग्रोथ के बारे में बताया था, वो सारी बातें आप पहले से कर रहे हैं। ये महामारी तो उसमें केवल एडिशन है, केक के ऊपर आइसिंग होती जा रही है। और आइसिंग ऐसे थोड़ी कार्यक्रमों को टीआरपी नहीं मिलती, उसके बावजूद मैं डिबेट का जोखिम ले रहा हूँ। और आइसिंग थोड़ी ज्यादा मोटी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, डिनायल मोड में जब भी आप रहेंगे आपको लगेगा, अभी मैं लब जिहाद पे कर दूं तो बहुत तगड़ी टीआरपी जी, आ जाए। आपको जब तक आप ये खुद को और लोगों को दिलासा देते रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं बिगड़ा है, सब सही हो रहा है, धन्यवाद, करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर्स की तरफ आप ध्यान सबका देने की अभिनंदन, धन्यवाद। और बड़े पेशेंसली आप सबने डिबेट की, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, हालात ठीक नहीं है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और ये जो कुछ भी डेटा सीएमआई का जारी हुआ है ये बेहद चिंताजनक है। सैलरीड क्लास की इतनी बड़ी पैमाने पर नौकरी जाना मतलब अर्थव्यवस्था पर सीधे इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं हर बार डिबेट के अंत में ये बताता हूँ कि आप मास्क ज़रूर पहनें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से हाथ धुलें और बेहद ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।